नमस्कार, मी नम्रता वागळे. एबीपी माझाच्या माझा कट्ट्यावर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आज आपल्या कट्ट्यावरती एक तरुण राजकारणी आलेले आहेत, जामयांग सेरिंग नामग्याल. तुम्ही नावावरनं ओळखलं असेलच. लेह मधले हे सर्वात तरुण खासदार आहेत, किंबहुना 2019च्या निवडणुकीतले हे सर्वात तरुण खासदार आहेत. लेह हा त्यांचा मतदारसंघ देशातला भौगोलिकदृष्ट्या सगळ्यात मोठा मतदारसंघ आहे आणि सगळ्यात अवघड सुद्धा कदाचित असावा. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, जम्मू काश्मीरमधनं कलम 370 वर्षभरापूर्वी हटवण्यात आलेलं होतं आणि त्यानंतर या राज्याची विभागणी जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशा 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आलेली आहे. या गेल्या वर्षभरामध्ये या ठिकाणी काय काय बदल झाले, राजकारण बदललंय का, प्रशासकीय बदल त्याचा काय परिणाम इथल्या नागरिकांवरती होतोय आणि विशेषतः नागरिक हे बदल कशा पद्धतीनं स्वीकारतायत, या आणि अशा अनेक बाबी आहेत ज्याबद्दल आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे, अनेक गप्पा आपल्याला मारायच्या आहेत. नामग्याल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माझा कट्टा पर. धन्यवाद जी. तर आपण गप्पांना सुरुवात करूया. सुरुवातीला राजीव सर. मतलब हम आपको क्या करके बुलाए? जामयांग कहे, नामग्याल करे? कोई भी नाम में क्या रखा है. अच्छा लेकिन नामग्याल तो वहाँ का डायनेस्टी है वहाँ पे, तो आप उससे ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मेरा नाम में बेशक नमग्याल है, लेकिन नमग्याल डायनेस्टी के साथ या ऐसे एलिट क्लास फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. नहीं. एक आम परिवार से, खेती बड़ी करने वाले परिवार से मैं आता हूँ, जिसका कोई पहचान नहीं है. जी. तो अब आए कैसे फिर राजनीति में, और ऐसा आप में क्या था कि आप एक साल में एकदम मोदी जी, अमित शाह सबके लाडले बन गए? एक तो समाज सेवा में मेरा रुचि रहा है शुरू से. जब मैं पढ़ाई कर रहा था, स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर से, जनरल सेक्रेटरी से, प्रेसिडेंट से लेके फिर राजनीति में आके समाज सेवा करने की कोशिश किया. इसलिए मैं आज राजनीति में हूँ. लेकिन माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और पूरे देशवासी का जो प्रेम, जो स्नेह, जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है, इस विचारधारा ने मुझे यहाँ तक उभार के ले आया. ऐसा क्या विचार था आपको लगा कि इस विचार के साथ मुझे जाना चाहिए, मुझे बीजेपी के साथ जाना चाहिए? वहाँ बीजेपी का जो बेस है वो क्या पहले से स्ट्रांग था? नहीं, पहले से स्ट्रांग नहीं था. लद्दाख में बीजेपी एक 94-5 में एक बीजेपी चल रहा था, लेकिन केवल नाम का था. लेकिन जब माननीय राजनाथ सिंह जी नेशनल प्रेसिडेंट है 2010 में, तो लद्दाख में मेरे से पहले जो संसद महोदय श्री थुप्स्तान सेवांग जी को लेके लद्दाख में एक बीजेपी का नया चैप्टर 2010 में शुरू हुआ. तो 2010 से 15 तक जो है काफ़ी कोशिशें रहा. तो हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 2012-13 में. तब कार्यकर्ता के नाते पहले मैं बीजेपी का ऑफिस सेक्रेटरी, ऑफिस का चाबी संभालना, लोगों का दरखास्तें लिखना, तो ऐसे कामों से हमने शुरू किया. तो आप क्या 25-26 की आपकी उम्र होगी? हाँ, इतना ही. तो 2013 से हम जुड़े. लेकिन जब आपने ये सब शुरू किया तो क्या घर वालों की रिएक्शन क्या थी? अच्छा कर रहा है कि वो परेशान थे कि अरे क्या इसलिए पढ़ाई? एक तो घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था लड़का क्या कर रहा है. जब समझ में आ रहा है तो पूछा कि बीजेपी आपको कितना सैलरी दे रहा है. तो मैंने समझा कि पार्टी में कोई सैलरी नहीं होते, यहाँ वॉलंटियरी जो है कार्यकर्ता होते हैं, तो ऐसे हमें मुफ्त में काम करने. तो घर वालों से डांट भी पड़ा. मेरे मम्मी जो है इतने, मतलब मेरे परिवार में मैं पहला लड़का हूँ जिसने ग्रेजुएट किया है. अच्छा. हाँ. तो भाई इतना 15वीं तक आपने पढ़ाई की. हाँ. तो बगैर सैलरी के आप कैसे काम कर रहे हो. तो मतलब डांट भी पड़ा. फिर हमने यूं बात इधर उधर घुमा के, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को जिस तरह से करते हैं वो किया करके हमने इसको कंटिन्यू रखा. जी. लेकिन आपका ग्रेजुएशन मतलब क्या किस में किया आपने? मैंने बीए किया जम्मू यूनिवर्सिटी से. मेरा सब्जेक्ट था एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंग्लिश एंड फिलोसफी. लेकिन क्या मतलब जब करने के लिए गए थे तो क्या सोच के गए थे? मतलब ये पढ़ाई करके क्या करना था आपको? मैं साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं उससे पहले मैं बुद्धिस्ट मंक रह चुका हूँ. तो मैंने बुद्धिस्ट फिलोसफी का काफ़ी मुझे अध्ययन करने का मौका मिला. तो बुद्धिस्ट फिलोसफी और साइकोलॉजी का बहुत सारे रिलेशन है. तो मैं साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, मॉडर्न साइकोलॉजी में. तब इसलिए मैं ग्रेजुएट करने के लिए गया था. लेकिन साइकोलॉजी करते करते खुद पॉलिटिकल साइको हो गया. तो राजनीति में आ पड़ा है. लेकिन आप जो पहले सांसद थे उनके साथ आपने काम किया जी.
मतलब ये मौका आपको क्यों मिला ऐसा लगता है आपको, जब आपको इतनी कम आयु में सांसद बनाया गया? क्या था आपको, आप अपनी तरफ देखते हो कि क्या होगा कि आपको टिकट दे दिया? एक तो राजनीति के माध्यम से जन सेवा करना मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है। चलते चलते मेरे से पहले संसद जी के साथ में पीए के तौर पे मैंने काम किया। फिर 2015 के लोकल परिषद के काउंसिल के जो चुनाव आया, मैंने चुनाव लड़ा तो वो आपने बहुत मतलब यंगेस्ट ये थे आप। काउंसिल का चेयरमैन बने, परिषद का जो अध्यक्ष जो है यंगेस्ट लद्दाख के इतिहास में बने। तो उस वक्त मैंने मैंने सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ सुबह 8 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक ऑफिस में मैंने काम किया, दिन भर लोगों से मिलना, फिर शाम को 4 बजे दरवाजा। कौन से एरिया के थे आप ये? काउंसलर जो है मार्सेलंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नाम है, जिसमें 7 विलेजेस आते हैं, गांव आते हैं। फिर उसके बाद जो ऑटोनोमस काउंसिल का चेयरमैन बना तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेवार, सभी डिपार्टमेंट्स को चलाना। फिर 10 बजे से 4 बजे तक लोगों से मैं मिलता था, फिर 4 बजे से लेकर शाम के 8-10 बजे तक ऑफिस में बैठ के अपने काउंसलर्स को बिठा के एक एक करके जो विचार विमर्श करना, आइडिया लेना, तो ऐसे काम करते लोगों में स्वीकृति बढ़ते गया। मीनवाइल मेरे से पहले जो संसद महोदय है थुप्तान जी ने जो रिजाइन दिया तो और उसने नहीं इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया, तब जाके पार्टी ने शायद मुझे इस काम के लिए लायक समझा, तो पार्टी ने मुझे कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैंने मना किया था, मैंने बोला क्यों मुझे खड्डे में गिरा रहे हो, मेरा अच्छा खासा यहाँ काउंसिलर का काम जिम्मेवारी चल रहा है, तो आगे भी इसको चलाना है। तो मैंने तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, भाई मैं नहीं लड़ने वाला हूँ। तो मेरे काफ़ी जो सिंपैथाइजर है उन लोगों ने भी समझाया, भाई फिर किसी एक ने बताया कि चलो लड़ लो, पार्टी कह रहे तो पार्टी को ना नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर जीत गया तो संसद बनेगा, नहीं तो चेयरमैन तो चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा लड़ लो। जी, आप सांसद तो बन गए, लेकिन पहला दिन लोकसभा का और वो जो पहला भाषण जिस भाषण के कारण नामग्याल ये नाम पूरे देश को पता चला, मतलब वो 370 के बाद का जो पहला भाषण था, वो दोनों एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। वो तो अद्भुत एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि एक तो हम न्यू कॉमर से, नया नया लड़का है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, छोटे उम्र का है, तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते कि ये इसको बोलने का मौका देगा तो क्या बोल देगा, है ना, कहीं गड़बड़ ना कर बैठे। लेकिन मैंने अपने जो वरिष्ठ कुछ नेताओं से जिद किया, इससे पहले जम्मू कश्मीर का जो रिजर्वेशन बिल आया तो मैंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो आप लोग, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के आर्सवाइल जम्मू कश्मीर के 65% एरिया जो है लद्दाख का है, और इतने बड़ा स्टेक होल्डर होने के नाते आप लद्दाख के संसद को बोलने के मौका नहीं देंगे, बाकी अन्य संसदों को बोलने के मौका दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल पे नहीं बोल रहे थे। कश्मीर खूबसूरत है, गुलमार्ग है, डल लेक है, तो उससे रिजर्वेशन बिल का क्या मतलब है? तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। और वैसे भी 370 पे चर्चा चल रही, तो कल लोकसभा में आना है, आज राज्यसभा में चल रहा था, तो मैंने उनको आग्रह किया। तो एक नेताजी ने तो मुझे कहा था कि नहीं नहीं, कल तो आप ही बोलेंगे, मतलब एक बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ने वाला है। तो मैंने बोला सर आई एम वेरी सीरियस, मैं लोगों का यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। तो बोला ठीक है, आपको 2 मिनट या 4 मिनट मिलेगा, तैयारी करो। मैंने बोला 2 मिनट तो बहुत कम हो जाएगा, उसमें क्या है, अध्यक्ष महोदय का नाम लेने में निकल जाएगा। तो बोला कि नहीं इतना ही, फिर तैयारी करो। ठीक है, मैंने फिर मैं घर में जाके सोचा कि कल बोलने का मौका देगा नहीं देगा, क्या होगा, चलो अब कहा है तो तैयारी कर लो। तो तैयारी भी क्या करना, जो मन में था उसका मैंने एक नोट बनाया कि ये पॉइंट सारा करके 20-25 पॉइंट्स बनाया। फिर उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स को छांट के ऐसे 17-18 पॉइंट्स का एक सूची लिस्ट बनाया। तो फिर हाउस में जाके वेट करते रहा, दिन निकल गया, 3 बज रहे, 4 बज रहे, 5 बज रहे, नंबर नहीं आ रहे। तो सुबह मुझे बताया कि आपका चौथे राउंड पे आपका नाम है। तो चौथे राउंड पे कोई दूसरा नेता उठ रहा है, फिर तीसरा नेता उठ रहा है, फिर मैं वहाँ पूछने गया मार्शल को क्या चल रहा है, तो बोला कि आपका तो शाम को हो रहा है। तो मैंने सोचा कि हो गया छुट्टी। फिर बीच में हमारे पार्टी नेताओं के आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इसके लायक समझा, तो बीच में मुझे टाइम स्लॉट दिया। तो बोलते गया तो रोकने वाला कोई था नहीं। तो अंदर से मन से सोच रहा था, बेटा ज़्यादा बोलने के चक्कर में गड़बड़ कर बैठोगे, बैठ जा। फिर 19 मिनट 40 सेकंड शायद बोले। तो लेकिन जब मतलब वो बीच का जो पॉइंट था, जब लेकिन मुझे जो समय मिला,
माननीय अमित शाह जी की उपस्थित होना, माननीय राजनाथ सिंह जैसे इतने बड़े जो नेता, उनके प्रेजेंस में जो बोलने का जो मुझे मौका मिलना, ये जो है मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ जी। और उसके बाद संसद में तो भारत माता की जय का नारा गूंजा ही, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों में एक देश के प्रति प्रेम, एक राष्ट्रवाद का प्रेरणा जागना, और उसके बाद देशवासियों का जो स्वीकृति, आशीर्वाद जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं समझता हूँ ये हमारे देशवासियों का इतना बड़ा दिल, जो दिल से जो स्वीकार किया, मैं इसको अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। आप मतलब आपने पहले भी ये मांग की थी कि लद्दाख को आप अलग ऑटोनोमस, हमने तो शुरू से किया आप मतलब, और ये बहुत सालों से मांग है ये। 1948 से, मई 4 तारीख 1948 में पहला मेमोरेंडम जो तब के वहाँ उन दिनों वहाँ पे ना एमपी होता था, ना एमएलए होता था, ना सरपंच, कुछ नहीं होता था। तो वहाँ का जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन होता था। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है लद्दाख के मुस्लिम समाज को भी देखते थे, शिया सुन्नी सबको देखते थे, लेकिन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन LBA के नाम से जाना जाते हैं, वो लद्दाख का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो तब 1948 के मई 4 तारीख को जो पहला ज्ञापन तब के प्रेसिडेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, उसमें यह जिक्र किया था कि लद्दाख की विशेष संस्कृति, विशेष परंपरा और विशेष जो लद्दाख का अस्तित्व है। तो ये सारा ध्यान में रखते हुए जो चीन, पाकिस्तान, जो हमारे दोनों जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ हमारे नेबर लगते हैं, तो ऐसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए, ऐसा उस मेमोरेंडम में कह के 1948 से ये डिमांड चलते आए। लेकिन उसको मतलब मांग तो की थी, लेकिन उसको उतना जोर नहीं मिला। लद्दाख वालों ने तो कोई कमी कसर नहीं छोड़े, लेकिन अलग अलग राजनीति के कारण से किसी ने नहीं किया होगा, किसी को नहीं हो पाया होगा, लेकिन माननीय मोदी जी ने केवल ऐतिहासिक नहीं साहसिक कदम लेके 370 को तोड़ा और लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना के लद्दाख के एस्पिरेशन को जो मीट किया, वो जो है लद्दाख वालों के लिए आने वाले युग युग तक हम भूल नहीं सकते। आपको मतलब अब 1 साल हो गया है, क्या बदलाव आया लद्दाख वासियों के, आम जो आदमी है उसकी ज़िंदगी में? इससे क्या फ़र्क, कुछ फ़र्क हुआ है? इससे दो नज़रिए से देख सकते हैं। एक तो हर समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का अपना एक स्वाभिमान की बात होते हैं, अपना आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपने पहचान, जो पहले बिल्कुल खोए हुए थे। एक तरफ से लद्दाख कोई पहचानते नहीं थे, अपने देश में बहुत कम लोग लद्दाख को जानते थे, लद्दाख वासियों को जानते थे, इसके विशेष संस्कृति, विशेष परंपरा, इसके अस्तित्व कहाँ पे है, ये देश के किस भूगोलिक क्षेत्र में है, बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज केवल अपने देश में नहीं पूरे दुनिया में जो है ये चर्चा में पिछले 1 साल से रहा है। तो इससे लद्दाख वालों का एक मनोबल बढ़ा है, पहचान उभार के आया है, और संस्कृति जिसके कारण लद्दाख के विशेष जो पहचान के कारण से ये यूटी बना है ऑब्वियसली। अदरवाइज जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों को साथ रखना, कोई उसमें संबंध नहीं थे, कोई फेमिलियरिटीज़ नहीं थे। जम्मू का अलग कल्चर, डोगरा, कश्मीर का अलग कल्चर, लद्दाख का तो उससे भी अलग कल्चर। और विकास के नज़रिए से देखे, पहले लद्दाख में मैं आज दिन को भी एग्जांपल दे रहा था, सबसे बड़ा अधिकार ऑफिसर लद्दाख में डिप्टी कमिश्नर बैठता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उससे ऊपर जितना भी काम हो, या तो आपको कश्मीर जाना पड़ेगा या तो आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा। और दोनों जो है हमारा स्टेट हेडक्वार्टर होता था, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल, 6 महीना से ज़्यादा जो लैंडलॉक के कारण से बंद रहते हैं। तो कोई आम आदमी जो है हवाई जहाज़ का टिकट लेके नहीं जा पाते, भले उसका काम ना भी बने, 1 साल इंतज़ार करना पड़े, तो इतने दिक्कतें। और स्वास्थ्य का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, किसी का कोई बीमार हुआ तो लद्दाख में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो हवाई जहाज़ का टिकट लेके दिल्ली में इलाज के लिए ले जाओ, चंडीगढ़ में ले जाओ। अब खुदा ना खास्ता वो ज़िंदा नहीं लौटे तो उसके डेड बॉडी को लाने के लिए 4 सीटें बुक करो, फिर उसके असिस्टेंट, सारा इतने खर्चा होते थे। लेकिन आज यूटी बनने के बाद हमारे दरवाज़ा के सामने माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को खड़ा करके रख दिया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी गांव में एक छोटा सा भी दुर्घटना क्या घटी, किसी के गाय मर गए, किसी के खेत में कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी के जो पश्मीना गोट जो है पहाड़ी जंगली जानवर ने खा लिया, तो उसके कंपनसेशन के लिए आज अपॉइंटमेंट लेके दूसरे दिन उस गांव के कोई फार्मर भी, किसान भी, कोई 5 भी
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरवाजे पे दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी जो है यूटी बनने के बाद मिला है हमें। और साथ ही साथ अगर हम बजट की बात करें, पहले जम्मू कश्मीर में को जब, ये मैंने पार्लियामेंट के भाषण में भी कहा था, जम्मू कश्मीर को भारत सरकार जब फंड देते थे तो जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों खित्ते के हिस्सा एरिया वाइज देते थे। अब एरिया वाइज यहाँ से देते तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हमें 65% मिलना चाहिए था, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर का सिर्फ 2% बजट ही लद्दाख के लिए मिलता था। अब 2% बजट में 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में आपने सड़क बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, तो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये नहीं कह सकते भाई आपके पास 3 लाख के पॉपुलेशन है तो आपका रोड जो है 3 किलोमीटर ही बनेगा, नहीं। आपकी मुंबई में 2 किलोमीटर के रोड में तो 5 लाख पॉपुलेशन एकोमोडेट हो जाएगा। हमारे वहाँ इस 20 घर से उस 15 घर के बीच में जो 40 किलोमीटर है सड़क आपने बनाना है। चाहे 20 घर हो, 200 लोग रहते हो, 20 लोग रहते हो, कम्युनिटी हॉल दोनों को देना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को देना है। लेकिन बजट केवल 2% मात्रा से यह सारा नहीं हो पाया है। तो आप यूटी बनने के बाद 11,000 करोड़ का बजट जो है, जो 5 अगस्त 2019 से आज के डेट तक हमें 11,000 करोड़ का बजट दिया है रुपीस का, तो ये सारा प्लस सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का अलग से मैं कह सकता हूँ। पिछले सालों जो है हमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुसार सड़क बनाने के लिए पैसा बहुत कम मिलते थे, कोई 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर इतना ही। लेकिन आज क्योंकि पीएमजीएसवाई का वेटेड जो है एमपी से होके जाता है, तो आज मैं भारत सरकार को प्रपोजल सबमिट कर रहा हूँ 500 किलोमीटर केवल लद्दाख के लिए, 250 फॉर कारगिल, 250 किलोमीटर फॉर ले करके 500 किलोमीटर का प्रपोजल जो है मैं खुद सबमिट कर रहा हूँ। तो इतने बड़े परिवर्तन जो है केंद्र शासित प्रदेश बनने से मिला है। और इसका मैं ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ देश के जिन लोगों ने इस सरकार को समर्थन किया, वोट किया, उन सब का भी मैं आशीर्वाद मानता हूँ। लेकिन आपको लगा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा? मतलब आप इलेक्शन होने के बाद आप 71 साल लगा जी, आप कह रहे जल्दी हो गया। नहीं, लेकिन आपके मजाक लिए, कर रहा हूं। हाँ, लेकिन आपके लिए, मजाक कर रहा हूं। आपके लिए, क्योंकि ये संसद चाहे मैं हो चाहे दूसरे हो, उससे मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके जो संघर्ष को अपनाया, उसी पे खड़ा उतारा एक। और हाँ, मेरे होने से शायद मैं ठीक तरह से बोल पाया, ये मुझे सेटिस्फेक्शन है जी। धारा 370 हटने के बाद कारगिल को लेह लद्दाख में यूटी बनाया, तो वहां से कुछ आवाजें आई, कुछ लोगों ने विरोध जताया। क्या जमीनी हकीकत क्या थी कारगिल की? एक तो हमारे देशवासियों को ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेह और कारगिल दोनों मिला के लद्दाख क्षेत्र है। जिस तरह आपके महाराष्ट्र क्षेत्र है, इसमें पुणे, औरंगाबाद ये सारा आते हैं, उस तरह लेह और कारगिल दोनों लद्दाख में आते हैं। और दूसरा आपने जिक्र किया, जो 370 जब तोड़ रहे थे तो कारगिल से कुछ एलिमेंट्स, कुछ आवाज़ आए थे, ये बात सच है। लेकिन ऐसे 1-2 आवाज़ को पूरे कारगिल की आवाज़ हम नहीं माना जा सकते। मैंने उस दिन पार्लियामेंट में भी कहा था, कारगिल में भी बहुत सारे एरिया से जिन लोगों ने इस यूटी को समर्थन किया। अब ये बात अलग है कि कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी प्रेजेंस तब थे, अभी भी थोड़ा है, बचा हुआ है, आने वाले दिनों में हम उसको भी निपटा डालेंगे। कांग्रेस का भी है। अब जो पार्टियां पार्लियामेंट में इसका अपोज कर रहे थे, अब उनके ग्राउंड लेवल पे जिम्मेवार पार्टी ऑफिस दी है तो उनको जिम्मेवार निभाना पड़ेगा। लेकिन अंदर अंदर से वो लोग जानते थे ये हमारे अच्छे भलाई के लिए हो रहा है। लेकिन आज अगर आप माइक लेके उसी आदमी को पूछेंगे तो वही लोग बताएंगे कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि लेह में एक काउंसिल है, कारगिल में एक काउंसिल है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह एंड कारगिल करके। जब मैं काउंसिल का चेयरमैन था एमपी बनने से पहले, हमारा बजट जो है केवल 55 करोड़ था। 55 करोड़ में मुझे पूरे 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का ले देखना था। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, एनिमल, सारे डिपार्टमेंट जो है 55 करोड़ में मुझे चलाना है। सेम विथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। अब यूटी बनने के बाद इस काउंसिल का बजट जो है 232 करोड़ हुआ है। तो कारगिल के काउंसिल को भी 232 करोड़ मिला है, 55 करोड़ से उबर के 232 करोड़ मिला है। तो आप कारगिल के चेयरमैन साहब से पूछेंगे तो वो खुश नहीं होंगे क्या? थोड़ा सा अलग सवाल, आप संघ भाजपा की विचारधारा से आते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी बीबी थोड़ा सा लेफ्टिस्ट विचारों की है, जेएनयू में पढ़ी है, तो आप लव मैरिज हुआ है आपका, तो दोनों का मिलाप कैसे ये हुआ? चंगला सवाल पूछे। एक तो
मेरा मिसेस जो है उनके एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छी रही है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल साइंस से पीएचडी किया है। तो अलग अलग विचारधारा होना इस देश का खूबसूरती है और अपने परिवार में भी इससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है, मेरे से मैडम को सीखने को मिलता है। तो विचार अपने अपने हैं, लेकिन वोट भाजपा को ही करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। घर में मैं मजाक कर रहा हूँ। घर में सुनने की क्षमता किसमें ज्यादा है? आपका फेमस डायलॉग है, सुनने वो तो की क्षमता शादीशुदा रखो। सारे आदमी जानते हैं, उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आप युवा राजनीति से आए हैं, मतलब एबीपी जैसी विद्यार्थी संगठन से आपने काम शुरू किया और अभी सांसद तक पहुँचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो भी जिसे भी राजनीति में आना है या किसी पॉलिटिकल पार्टी में करियर करना है तो उसको कॉलेज के दिनों से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए, जैसे आपने की है? कोई फिक्स क्राइटेरिया या कोई कंपलसरी लाइन पकड़ने का मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि इस देश में बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, आपके फैमिली में कोई उधर होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग खूबियाँ होते हैं, खासियत होते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, सिंसियरिटी और डेडिकेशन, ये दो जो है बहुत काम करते हैं। नामयांग जी, अभी मतलब एक तो 370 हो गया, दूसरा जो है वो चाइना के साथ जो पिछले कुछ दिनों में संघर्ष की स्थिति है लद्दाख में, खास करके क्या स्थिति है आज के तारीख में वहाँ पे? जितना मीडिया में दिखा रहे उतना तो नहीं है, ये मैं बात यकीन के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि गलवान का जो ये सिलसिला शुरू हुआ, मैंने तुरंत जाके उसी बॉर्डर एरिया में जो मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, पूरा मैंने चुमूर से लेके, देमजोक से लेके, हनले से लेके, छागा से लेके, चुशुल से लेके, ये सारे नाम आप लोग बार बार सुनते हैं। पेंगोंग झील के किनारे जो है हमारे लोग रहते हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने जो हमारे लोग रहते हैं, वहाँ बसते हैं, उनका परमानेंट घर है वहाँ पे। मैं सबसे जाके मिला, मैंने पूछा कि क्या हाल है, आपको क्या महसूस है, क्या है, उनके हाल चाल मैंने जाना। तो वहाँ के निवासी लोग बता रहे थे, जितना मीडिया हमें डराते हैं उतना चाइना भी हमें नहीं डराते, क्योंकि मीडिया में इतने इमेजिनरी स्टोरीज, चाइना के बड़ा बड़ा टैंक, पता नहीं क्या क्या एम्युनिशन दिखा के जो वहाँ के इनोसेंट लोगों को डरते। और वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई ये ड्रामा तो हम सदियों से देखते आ रहे हैं, ये कोई उनके लिए नया वो नहीं है। लेकिन मीडिया जो दिखाते हैं उससे भी बड़ी बात तो ये है कि अपने जवान वहाँ शहीद तो हो गए, आज भी कि उस झील में गश्त लगाने के लिए पावर बोट लाए गए हैं, मतलब ये तो वास्तविकता है। नहीं, वास्तविकता ये है, आप बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे देश के नौजवान जो है, हमारे देश के फौज जो है वहाँ पे तैनात है, वो बहुत कड़ी ठंड में भी, उस दुर्लभ दुर्गम क्षेत्र में भी अपने देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मीडिया ज़्यादा ही दिखा रहा है। वहाँ पे जितना है उससे ज़्यादा ही दिखा रहा है, वहाँ पे जितना है उतना देखा हो, ठीक है। जो सही इन्फॉर्मेशन देशवासियों के पास जाना चाहिए, अपने देश के कहीं कोने में कुछ हो रहा है तो देश वालों को इसकी जानकारी होना चाहिए। लेकिन टीआरपी बनाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी आप इमेजिनेशन, सही में लगता है ऐसा कैसा होता है? मतलब वहाँ बिल्कुल सब ठीक है, उतना मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। मतलब ये टीआरपी के लिए जो दिखा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है मतलब सही में अंदर से कि ऐसा है? बिल्कुल अंदर से कि वहाँ पे मतलब ये ऐसा लग रहा है कि वहाँ तो है ही नहीं कुछ, मीडिया ही दिखा रहा है। ये मैंने नहीं कहा वहाँ पे कुछ ही नहीं है। वहाँ पे मैंने शुरू में कहा गलवान का जो सिलसिला शुरू हुआ, मतलब और आज स्थिति क्या है वहाँ पे? आज जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास मेरे से ज़्यादा आए होंगे मीडिया के दौरान, जो पीएलए ने प्रपोजल दिया फिंगर 1 से 8 तक जो है नो मैंस लैंड डिक्लेयर करने के लिए, तो भारत सरकार ने वो समझ लिया ये ट्रैप है, तो उसको रिजेक्ट किया है। तो वही सिलसिला जो चल रहा है, तो बाकी भारत सरकार और चीन के जो सरकार वहाँ के जो है बात कर रहे हैं। क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्या है? नहीं, ग्राउंड में हमारे लोग तो शांति से जी रहे हैं जी, शांति से जी रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये बात सच है, वहाँ पे देश के सेना का जो संख्या बढ़ाया गया और हमारे लोग जो है चुशुल के लोग, फोबरंग के लोग, उस एरिया के लोग जो है आर्मी के साथ वहाँ पे पोर्टर वॉलंटियरली जो काम कर रहे हैं, तो वो नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मीडिया ने दिखाया, क्या वो अगर पहले से दिखाते तो जो हो गया, जो इतने लोग अपने शहीद हो गए, वो नहीं होता? मतलब वो थोड़ा हम और ज़्यादा, क्योंकि मीडिया ने दिखाने के बाद हवा होती है। ये बात सच है
2014 से पहले, अब मैं राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 2014 से पहले सरकार ने उस बॉर्डर इलाके में अच्छी ध्यान देता, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता, वहाँ जो है देश के सेनाओं को रहने के बंदोबस्त अच्छा करता, तो ये घटना जो है आज नहीं घटते। लेकिन सारा जो है आज नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। दौलत बी गुड़ी सेक्टर का रोड, डीबीओ रोड आपने सुना होगा, गलवन घाटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बॉर्डर इलाका में आर्मी के जहाँ जहाँ कैम्प है वहाँ पे टेलीफोन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना हो, ये सारा तो अभी शुरू कर रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही अभी खड़ा कर रहा है। देश के उस तापमान में रहने वाले देश के सेनाओं के जो ड्रेसेस में इम्प्रूव लाता, हथियारों में इम्प्रूव लाता, वहाँ जो सेना खड़ा करके विजिलेंस करने के बजाय वहाँ पे स्मार्ट कैमरा लगा के विजिलेंस करता, तो देश का सिक्योरिटी जो है बहुत सारा इम्प्रूव हो सकता था। लेकिन ये सारा जो है अभी 2014 के बाद से शुरू हो रहा है ना, इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन का तो सिलसिला अभी शुरू हो रहा है। तो ये तो पहले हो जाना चाहिए था। अब मैं ये राजनीतिक कारण से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने हकीकत वहां देखा तो है। मीडिया और ने पहले से ज्यादा देना चाहिए था। शुरू में जब राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने तो सारा सच्चे देश के सामने लाया। जो चुमुर से 250 किलोमीटर के दूर तक हमारे लोग वहाँ नोमैड्स जो है टेंट लेके, याक लेके, पश्मीना गोड लेके जाते थे, छपजी इलाके में जाते थे, वो सारा चला गया 2012, 13, 14 तक। लेकिन वो सारा मीडिया जो है पहले से दिखाना चाहिए था, हकीकत दिखाना चाहिए था, एग्जेगरेट करके नहीं। लेकिन हकीकत अगर देखा तो हमारे देश के वासी लोग, देश वालों, जनता, देश के सरकार के ध्यान में आता। तो आपका मतलब कहना यह है कि पहले मीडिया ने दिखाया नहीं और अब मीडिया बहुत ज्यादा दिखा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो खुरापाते हैं, चीन की खुरापाते, वो हमेशा से चलती ही रहती है और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो उनको आदत है। नहीं, ये तो थोड़ी बहुत शुरू से चलते आ रहा है, शुरू से चलते आ रहे हैं। चाहे दिमजोग घाटी में आप देखिए, चुमूर में देखिए, छुशुल में देखिए, फोपरांग और आगे सोकसलू, आगे जो है ये शुरू से चलते आ रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार ने ठाना, तब जाके ये मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट हुआ, पहले तो ठानते ही नहीं थे जी। नहीं, लेकिन ये बात सच है कि चीन ने अपने बहुत सारे ज़मीन पे कब्जा कर लिया था, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी और फिर वो जो कुछ हुआ था जिसमें अपने शहीद हो गए थे, तो वो कितने मतलब ये बात सच है। चीन की सेना कितने अंदर तक आई थी? नहीं, आप ये एग्जैक्ट कितने अंदर आए उसका लेंथ एंड डिटेल जो है इंडियन आर्मी ही बता सकते हैं, क्योंकि उस एग्जैक्ट लाइन तक इंडियन आर्मी के अलावा किसी के पास ये एक्सेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन क्योंकि नहीं आप उस इलाके के, मैं एग्जैक्ट तो नहीं पूछ रहा हूँ आपको, लेकिन जो जानकारी आपको मिली होगी, आप वहाँ के सांसद मैं हैं। राफली ये कह सकता हूँ वहाँ पे कोई फेंस करके ऐसा बॉर्डर नहीं है, पूरा खाली बंजर ज़मीन, पहाड़ है। तो किसी जगह से जाते हैं तो किसी जगह से आते हैं, फिर किसी जगह से जाते हैं, तो ये सिलसिला जो है शुरू से चलते रहा है। सरकार जो दावे करती है कि चीन की सेना जितनी अंदर आई थी हमने उनको उतना ही बाहर जाके खदेड़ दिया है, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी जो काफ़ी सारे प्राइवेट संस्थाएं भी जो है जिनके माध्यम से जारी हो रही है, उसमें ये फिंगर 4 का जो इलाका है और अपना झील जो है, पैनगोंग सो जो है, उसके किनारे पे बहुत सारे इंस्टॉलेशंस चाइना ने खड़े किए, बहुत सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ पे खड़े हो चुके हैं। तो सरकार ये किस बुनियाद पे ये दावे कर रही है कि हमने उनको खदेड़ दिया है? क्योंकि सारा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो सरकार के पास है, इस बुनियाद पे सरकार कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी कुछ और दिखा रहा है कि चाइनीज अभी भी वहाँ पे सैटेलाइट इमेजरी क्या दिखाता है, लेकिन सरकार के पास जो इन्फॉर्मेशन है, सरकार के पास जो थिंकर्स है, सरकार के पास जो इंडियन आर्मी का जो कैपेसिटी है, और ख़ासकर इंडियन आर्मी के जो इन्फॉर्मेशन और उनकी कैपेसिटी पे तो मुझे लगता है हमें शक नहीं करना चाहिए। बात यहाँ पे शक की नहीं है, बात हम सिचुएशन थोड़ा सा समझना चाहते हैं। आप बोले कि 2014 के पहले तक उतना ध्यान नहीं दिया गया था, तो अब ये जो टाइम 2014 था से जब पहले ध्यान के नहीं दिया गया था, 2014 तो उस पहले तक के चाइना सैटेलाइट वहाँ मैप पे निकाल के प्रोग्रेस देखो ना कर आप। चुकी थी, ऐसा कह सकते हैं? आप 2014 के पहले का जो सैटेलाइट मैप निकाल के देखो ना, तब आपको समझ में आएगा कि उन दिनों कितना आया, अभी अंदर आया, अभी कितना बाहर किया। तो कंपैरिजन तो होना चाहिए ना, लोगों में आसानी से और अच्छी तरीके से समझने के लिए बगैर कंपैरिजन के ठीक तरह से नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। नामग्याल जी, आप बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं, आप बुद्धिस्ट मॉन्क भी रह चुके हैं, हमने आपसे सुना। जब आप डॉक्टर अंबेडकर की भूमि यानी महाराष्ट्र में आते हैं, मैंने तो सुना है कि आप केवल दूसरी बार मुंबई में आए, जब महाराष्ट्र में आते हैं तो आपकी भावना क्या होती है तब? मेरा भावनाएं जो है, फीलिंग जो है, मैं एक तो समझता हूँ कि मुझे एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो जन्मभूमि है और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो धरती है,
इस पे कदम रखना ही जो है मैं समझता हूँ मेरे लिए एक सौभाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ इस पवित्र भूमि से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो मराठी का जो भाषा का जो झलक है और इसका कल्चर जो है, इनका जो रहन सहन जो है, और ख़ासकर छत्रपति शिवाजी महाराज के जो हीरोइक आइकन जो है, एक प्रेरणादायक, और अंबेडकर साहब का जो एक विद्वान का जो विचार, और ख़ासकर जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये सारा जो है इस धरती ने केवल भारत को नहीं पूरे देश को दिया है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। आप दूसरी बार आए सिर्फ मुंबई में? हाँ? इसके पहले मैं नहीं? इससे पहले शायद 2005-6 होगा, मैं स्कूल के एक एजुकेशनल टूर पे आए थे, तो मुझे जुहू बीच हमने देखा, ये मुझे याद है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन ने खर्चा कम करने के लिए किसी धर्मशाला में हमें ठहरे थे। आज मुझे धर्मशाला का नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन दिनों हमने इस भाषा का जो कहीं झलक हमने नोटिस किया। हम जो नॉर्थ साइड में बोलते हैं कि कहीं दुकान में जाए तो आपको क्या चाहिए, तो यहाँ बोलते हैं कि क्या मांगता है, तो बिल्कुल वो संजय दत्त वाला मूवी वाला है ना। और हम बोलते हैं कि ठीक हुआ, तो बोलते हैं कि बरोबर। तो ये मुझे तब याद है। अच्छा, लेकिन तो ये मेरा दूसरी बार जो है मुंबई में विजिट। जब जब हमने अभी बात की तो आपने तो बहुत सारे मराठी शब्द पिकअप कर लिए। तो क्योंकि मेरा लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा रहते हैं। मैंने बोटी भाषा को, लद्दाखी लैंग्वेज जिसको बोटी भाषा कहते हैं, इसको मैंने डेप्थ से अध्ययन किया, और मैं कभी कभी कविताएं भी लद्दाखी भाषा में लिखता हूँ। तो इसलिए लैंग्वेज में मेरा ज़्यादा रुचि रहता है। और ख़ासकर कोई रेस्टोरेंट में मैं जब जाता हूँ, दुकान में जाता हूँ, तो दूसरा ग्राहक वहाँ पे कस्टमर है, उनके बोली से मैं पकड़ लेता हूँ, भाई ये हिमाचली है, ये हरियाणी है, ये बिहारी है, ये महाराष्ट्र से है, तो उनके झलक से ही आते हैं। तो मैं ऑब्जर्व ये करने की कोशिश कर रहा था कि मराठी में क्या क्या लैंग्वेज कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो इसलिए कौन से शब्द आपको पता चले? सबसे पहले तो मैंने खासदार सीखा। खासदार? लद्दाखचे खासदार। हाँ, लद्दाखचे खासदार चांगला छे, मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ शब्द हैं। उसी तरह काफ़ी वर्ड जो है जो मैंने यहाँ से पिकअप किया है। कोशिश करूंगा मराठा सीखने के लिए, मराठी भाषा सीखने के लिए। सोनम वांगचुक जी जब आए थे इस प्रोग्राम में, तो उन्होंने चैलेंज दिया था या लिया था कि 1 महीना मैं अगर महाराष्ट्र में रहूंगा तो अगली बार जब माजाकट्टा में आऊंगा तो मैं आपसे मराठी में बात करूंगा। सोनम वांगचुक जी एक स्किलफुल बंदा है। उनका लैंग्वेज जो है पकड़ जो है बहुत अच्छे हैं। हो भी सकता है, लेकिन मैं आपको 1 महीना के आश्वासन तो नहीं दूंगा, क्योंकि राजनीति में मैंने ये सीखा, हम ये काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बताना है। तो मराठी सीखने की कोशिश करूंगा, लेकिन कब तक करेंगे ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। हम लोग जब आते हैं लद्दाख में, कश्मीर में, तो वहाँ की खूबसूरती और ये सब वहाँ का नेचर देख के, आप जब वहाँ से इतने अच्छी जगह से मुंबई जैसे शहर में आते हैं, तो आपने जब जुहू पे गए थे, क्या थी आपकी भावना? आपको अच्छा लगा? फोटो खींचा। अच्छा। यहाँ का पोल्यूशन और यहाँ की भीड़, ट्रैफिक, क्या लगता है? मतलब आप ऐसे जगह पे रहते, मतलब हमारे लिए वो स्वर्ग है। अब यहाँ बैठने वाले इन्फीरिटी यहाँ कम्प्लेक्स फील करते हैं, वहाँ बैठने वाले वहाँ बैठ के इन्फीरिटी कम्प्लेक्स करते हैं, क्योंकि दुनिया का ये रीत है कि अपने जगह से ज़्यादा अपने पास जो है उससे ज़्यादा उसके पास जो है वो अच्छा लगने लगता है। काश मेरे पास वो होता। लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारे देश का जो प्रेम है, एक मैं पूरा बर्फ़ में रहने वाला, आप एक समुंदर के सामने रहने वाला, जो यहाँ बैठ के आप मराठी बोलने वाला, मैं लद्दाखी बोलने वाला, बैठ के हिंदी में बात कर रहे हैं देश के मातृभाषा में, तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, देश को जुड़ता है। नहीं तो आपको मुंबई में क्या अच्छा लगा, क्या लगता है अच्छा? मुंबई में तो बहुत कुछ ऐसे है जो, एक तो जो बॉलीवुड का जो पहचान है, और जुहू बीच है, और ऐसे बहुत सारे जो जगह हैं। मेरे मुंबई में एक विस्तार से प्रवास करके टूर करके देखने का इच्छा है, लेकिन इस बार मुझे केवल 2 नाइट्स के लिए आना हुआ, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहा, तो विस्तार से नहीं देख पाया, लेकिन अलग से टाइम निकल के आना पड़ेगा तब तक शायद। मुंबई जब आने का प्लान बनाया था, तो अभी जो हालात है कोरोना और इसके डर था मन में, क्या रे मैं मुंबई जा रहा हूँ? मैं तो खुद पॉजिटिव हो गया, तो किस बात के डरना है। आप वहाँ रह के पॉजिटिव हो गए? हाँ, मैं पॉजिटिव हो गया हूँ,
लेकिन मैंने देखा दिया कि ये चाइना का माल डुप्लीकेट होता है लेकिन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसलिए मास्क उतारा है, नहीं तो फेस मास्क, हैंड वॉश, ये सारा 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। लाइट में नहीं लेना चाहिए, मजाक में भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ख़ासकर जो छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग उम्र जो है, और ये पूरे देश में एक कोरोना जो है नया एक्सपीरियंस लोगों को दे रहे हैं, तो इसका जब तक वैक्सीन नहीं है, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिले, तब तक पता नहीं ये कोरोना और कितना रूप लेंगे। तो ये सारा जो है सीरियसली लेके हमें हर प्रोग्राम या जो भी अटेंड करना है वो सारा करना चाहिए। नामग्याल जी, जम्मू कश्मीर या लद्दाख से जो लोग आते हैं उनकी हिंदी भाषा के लिए काफ़ी तकलीफ होती है, उन्हें हिंदी शब्द कुछ सूझते नहीं, लेकिन आप तो बहुत बढ़िया हिंदी बोल लेते हैं और मतलब ऐसे ऐसे शब्द आपके पास है जो हिंदी के जो पंडित है वो हिंदी बोलते टाइम यूज़ करते हैं। तो आपकी हिंदी तो काफ़ी अच्छी है। पॉलिटिक्स में आने के बाद हिंदी सीखना शुरू किया या पहले से हिंदी पसंद तो है? मैं पहले कॉलेज करने से पहले लद्दाख में एक संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, वहाँ मैंने पढ़ाई किया। तो 12वीं तक मेरा हिंदी का सब्जेक्ट रहा है, लेकिन उसके बाद मैं जम्मू में कॉलेज करने के लिए गया, तो उस 3-4 साल में मेरा हिंदी फिर डिग्रेड हो गया, क्योंकि जम्मू में ज़्यादा डोगरी बोली जाती है, तो हिंदी भी थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। तो फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद और ख़ासकर भाजपा से जुड़ने के बाद फिर हिंदी का जो है बोल जो है काफ़ी इम्प्रूव होते गया। तो आजकल मैं सीख रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं है। ख़ासकर लद्दाख वाले या उस क्षेत्र के लोग जो है हिंदी भाषी क्षेत्र जो नहीं है, हमारे साथ कठिन ये होते हैं, हिंदी में चीज़ों के साथ स्त्रीलिंग पुल्लिंग जोड़ जाते हैं तो इसके उधर उधर करते हैं, तो उसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन वो कन्फ्यूजन माइंड में लेके चलते हैं तो हिंदी बोलना जो है कठिन लगता है, लेकिन बोल दे धीरे धीरे ठीक होते जाएगा, सीखते जाएगा। आप कवि हैं, आपके कविताओं का एक किताब भी 2013 में आया है, वो लद्दाखी लैंग्वेज में ही है, लेकिन अगर आप कुछ वो लद्दाखी बोटी भाषा में है। जब मैं पढ़ाई कर रहा क्या था, वो प्रेम कविता है? उसमें सारा मिक्स है, अच्छा, सारा मिक्स है। जब चल रहा था, रोमांस चल रहा था तब की है? ये कविता लिखना ख़त्म होने के बाद रोमांस शुरू हुआ उन दिनों तो सिर्फ लिखते हैं बस ऐसे ख्वाब, इमेजिन सपने। करना, ख्वाब करना, सपने। बोटी भाषा में लिखा मैंने, क्योंकि मैंने 9th 10th 11th 12th का जो क्लास में था, मैंने पूरा बोटी भाषा में मैंने जोर लगे, तो उसके जो लिटरेचर वगैरह पढ़ने का मैंने कोशिश किया, तो उसमें काफ़ी मैंने लेख लिखा, कविताएं हमें इस लिखा। भाषा के बारे में बहुत कम पता है जी, तो ये लिखते कैसे है, उसकी अलग इसका इतिहास ये है, ये देवनागरी से आए हैं बोटी भाषा। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो एक तब के स्कॉलर थोन्मी समबोटा जी ने इसको रचना किया, तो उसके बाद थोन्मी समबोट जो है वो टिबेटन था। जब यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी चल रहा था उन दिनों 7th सेंचुरी में, तब तिब्बत से कुछ लोग, तिब्बत के महाराजा ने यहाँ भेजा, क्योंकि तिब्बत के पास लिटरेचर नहीं था, लिपि नहीं था, तो पड़ोसी देश से उनको एक चिट्ठी आते हैं तो उसको जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि उसके पास स्क्रिप्ट नहीं थे। तो राजा ने बहुत महसूस किया भाई हमारे देश में भाषा नहीं है, तो कुछ सेलेक्टेड एक ब्राइट माइंडेड लोगों, स्टूडेंट्स को उसने सेलेक्ट करके इंडिया भेजा, हिंदुस्तान भेजा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने करीब लगभग 13 साल अध्ययन करके देवनागरी, ये सारा संस्कृत, ये सारा पाली, ये सारा भाषा स्टडी करके फिर देवनागरी से उन्होंने बोटी भाषा का रचना किया। फिर उसको तिब्बत गया तो उसको संबोटा ने बनाया, तो बोटी भाषा उसको लग गया। अब तिब्बत वाले उसको टिबेटन कहते हैं, इंग्लिश में अलग अलग नाम दिया है। भूटान में भी इस भाषा का उपयोग है, उसको भूटान वालों ने अपना एक नाम दिया, जोंखा के नाम से जाने जाते हैं। फिर लद्दाख में आया, उसको लद्दाखी नाम दे दिया। फिर हिमाचल में कुछ क्षेत्र में गया, हिमाचली बन गया। तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, भाषा एक ही है, लेकिन उसका लिपि, उसका लिटरेचर, उसका ग्रामर सारा एक ही है। उसका जो सफिक्स परफिक्स जो है ये सारा एक ही है। हिंदी व्याकरण से बहुत मिली जुली है, क्योंकि मैंने हिंदी व्याकरण भी पढ़ा हूँ, तो बहुत मिली जुली है। लेकिन उसके बाद आज से शायद 35-40 साल पहले एक लोगों में एक मूवमेंट शुरू हुआ कि भाई ये भाषा जो है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए, क्योंकि नालंदा परंपरा जो है आज जितना इस भाषा में जो प्रिजर्व है उतना अन्य भाषाओं में नहीं है, ना संस्कृत में है, ना पाली में है, ना देवनागरी में है। तो इस बोटी भाषा में नालंदा परंपरा जो है सारा इसमें सम्मिलित है। तो इस भाषा को देश के 8वीं अनुसूची में लाना चाहिए, लेकिन इसको कॉमन नाम नहीं था।
तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज मैसूर ने स्टडी करने के लिए गया, तो एक कॉमन नाम वहाँ नहीं जी, हम भोटी बोलते हैं, हम लद्दाखी बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। अरुणाचल वालों, मोनपा वालों ने अलग से एक नाम दे दिया। तो सबको जुड़ने के लिए तब उन दिनों विद्वानों का एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुआ काफ़ी दिन तक। तो सभी विद्वानों ने यह तय किया इसको भारत में भोटी भाषा ही कहेंगे। तो भोटी इसलिए नहीं कि वो तिब्बत का है, भोटी इसलिए जिसने रचना किया उसका नाम से जो है इसको भोट भाषा यानी कि भोटी भाषा लगा। अच्छा, हम हमें आप एक आध कविता सुनाइए ना भोटी भाषा में। अब लद्दाख की भाषा में यहाँ सुन के किसके समझ में आएंगे? हमारे समझ में आएगा। आपने तो कहा हिंदी से मिलती जुलती। मैं ज्यादातर जो है आप सुनाइए और फिर उसका अर्थ भी बताइए हम लोग। मैं 2 लाइन में जो है मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ लद्दाख में। जब भी मैं भाषण करता हूँ उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये ग्यागर ग्याल खप ग्याल गुरसिक ये मंगयूल लद्दाख तर ग्याशिक, यानी कि मेरे महान भारत का विजय हो, मेरे महान लद्दाख का विकास हो। अच्छा, ये जो है आज लद्दाख के ज़्यादातर जो है यंग नौजवान जो है फेसबुक में अभी धीरे धीरे लिखने लगा है इसको। मैं अगर कहना मतलब आपके पीछे में बोलने की कोशिश भी करूंगा तो भी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इतना भी कठिन नहीं है, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप कोशिश कीजिए। न्ये ग्यागर ग्यागर ग्यालखप गलखप ग्यालगुरचिक गलगुरची न्ये मंग्यूल मंग्यूल लद्दाख लद्दाख तारगुरचिक। तारगुरची। हाँ विकास हो। हाँ विकास की बात आई है तो लद्दाख के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान है? अगले 10 साल में लद्दाख ऐसा हो तो आपके दिमाग में कुछ है कि ये करना है, ये चीज़ें करनी चाहिए जिससे ज़मीनी हालत बदल सके? एक तो अभी तक लद्दाख जो है अनएक्सप्लोर है, ये प्रॉपर वे में एक्सप्लोर होना चाहिए, ना कि एक्सप्लॉइट हो, ये क्लियर कट लाइन है। और दूसरा, लद्दाख का एक अलग पहचान है, अलग जो संस्कृति परंपरा है, तो इन सब को आगे लेके जाते हुए जो मॉडर्न जो डेवलपमेंट शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लद्दाख जो है श्रीनगर, मनाली, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़ पे किसी भी चीज़ के लिए ओवर डिपेंडेंसी ना रहना पड़े। कोई बीमार हो तो बाहर हॉस्पिटल के लिए ना जाना पड़े, कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, वो सारा सुविधा लद्दाख में हो जाए। और तीसरा जो है लद्दाख जो है देश के साथ पूर्ण रूप से इंटीग्रेटेड होना चाहते हैं, लेकिन एसिमिलेट नहीं होना चाहते हैं। इसलिए वो पहचान जो है वो फ्रजाइल इकोसिस्टम को ध्यान में रहते हुए, वहाँ पे जो पॉल्यूशन क्रिएट ना करते हुए, वहाँ के जो ग्लेशियर रैपिडली मेल्ट हो रहा है वो सारा किस तरह रिवाइव हो, वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ जो है वो सारा प्रिजर्व रहे, तो ऐसे चीज़ों के साथ लद्दाख को जो है आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। मेरा एक सवाल था कि आपने बुद्धिस्ट में स्टडी की है, आप अंबेडकर थॉट्स आपने पढ़े, उसके बाद आप संघ परिवार और बीजेपी में घुल मिल गए, तो ये कितना मुश्किल था या काफ़ी इजीली ये सब हो चुका? मुझे लगता है इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि विचारधारा जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। शील, समाधि, ज्ञान जिसको हम मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है क्योंकि बुद्धिज़्म जो है इसी भारत की भूमि से आए हुए एक विचार है, ये कोई बाहर देश से आए हुए तो है नहीं है, ये कोई विदेशी आइडियोलॉजी तो है नहीं है। अपने देश के स्वदेशी जो विचारधारा है उसको संघ के विचारधारा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने संघ का विचारधारा भी पढ़ा, मैंने वीर सावरकर के भी लिखे बहुत सारे लेख मैंने पढ़ा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी मैंने अध्ययन किया। तो अभी जिस विचारधारा के साथ मैं जुड़ा हूँ तो मुझे कोई कहीं भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। जब भी ट्रैवलर्स लोग लेह और लद्दाख को आने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो आपका क्या सजेशन है? मतलब आना चाहिए, क्योंकि लोगों के माइंड में एक ये है कि भाई जून, जुलाई, अगस्त में ही जाना चाहिए, बाकी नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। कुछ लोगों को समर का लद्दाख देखना चाहिए, कुछ लोगों को विंटर लद्दाख देखना चाहिए, और वहाँ के जो विंटर में जितना एडवेंचरियस लाइफ है वो समर में आपको नहीं मिलेगा। चादर ट्रैक बहुत फेमस है वहाँ पे, जो पूरे आईसी रिवर से जो 18-19 दिन पैदल चलना, गुफाओं में रहना, तो वो एडवेंचर जो है आगे जाके लॉन्ग रन के लिए तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि उस एरिया में अभी सड़क बन रहा है, तो जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए। और इतने बड़े जो हैवी बर्फ़ में ज़िंदगी कटना, और वहाँ लोगों के जो रहन सहन जो है
ये सारा जो है एक देखने में भी और अध्ययन करने में, स्टडी करने में मज़ा ही कुछ और आएंगे, क्योंकि वाकई एक एडवेंचर देखना है तो विंटर में आना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले सोनम वांगचुक जी का नाम आया था। लद्दाख के 2 ही लोगों को हम जानते हैं, वांगचुक जी और नामग्याल जी। तो आप एक दूसरे को कैसे मतलब इंस्पायर करते हो? वो भी स्वदेशी की बात करते हैं, वो भी देश में बने प्रोडक्ट्स यूज करो बोलते हैं, और वो पिक्चर के कारण भी फेमस हो गए हैं। जी, अच्छा सोशल वर्कर है। लद्दाख में एजुकेशन को लेके, इन्वायरमेंट को लेके लोगों में काफ़ी जागरूकता फैलाते रहते हैं वांगचुक जी, और केवल देश में नहीं पूरे दुनिया में उनका एक पहचान है। और मैं उनके छोटे भाई के नाते उम्र में छोटा हूँ, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, और आगे जाके लद्दाख के देश के काम आए तो ऐसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ता हूँ। नामग्याल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे ऑफिस में आप आए, हमसे इतनी सारी बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें की। बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सबको मुझे इस मौका देने के लिए। तर माझा कट्ट्यावरती आता वेळ झालेली आहे इथेच थांबण्याची। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।